नमस्कार, बायजूस आईएएस हिंदी में आपका स्वागत है। आज की तारीख है 7 मई 2021 और आज हम करने जा रहे हैं दैनिक क्विज। इसके तहत एक एक करके आपके समक्ष प्रश्न प्रस्तुत किए जाएंगे। आपको 5 सेकंड के लिए इस वीडियो को पॉज करना है, कमेंट बॉक्स में अपने उत्तर को बताना है और इस सत्र के अंत होने के पश्चात आपको यह भी बताना है कि आपके द्वारा कितने प्रश्नों का सही उत्तर दिया गया। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपके समक्ष है, यूरेनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? यह दुर्बल रेडियोधर्मी है क्योंकि यूरेनियम के सभी समस्थानिक अस्थायी होते हैं। भारत में भारत सरकार के अधीन केवल सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को यूरेनियम जैसे परमाणु खनिजों का पता लगाने और उनके खनन की अनुमति है। यूरेनियम का सबसे बड़ा भंडार चीन, दक्षिण अफ्रीका और अर्जेंटीना में पाया जाता है। विकल्प हैं केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3 कि 1, 2 और 3। तो इसके संदर्भ में पहला और दूसरा कथन तो सही है, हालांकि तीसरा कथन गलत है और हमारा उत्तर हो जाएगा ए, केवल 1 और 2। जब हम बात करते हैं यूरेनियम की तो यह एक रासायनिक तत्व है जिसे अंग्रेजी के बड़े यू अक्षर से प्रदर्शित किया जाता है। इसकी परमाणु संख्या 92 है। यह एक चांदी ग्रे रंग की धातु है जो प्रकृति में यूरेनियम 238, यूरेनियम 235 और कुछ अल्प मात्रा में यूरेनियम 234 के रूप में पाया जाता है। यह धीरे धीरे विघटित होने वाला एक तत्व है जिसमें यूरेनियम 238 का हाफ लाइफ यानी आधा जीवन लगभग 4.47 बिलियन वर्ष होता है। वहीं दूसरी ओर यूरेनियम 235 का आधा जीवन लगभग 704 मिलियन वर्ष देखा जाता है। इसके आधे जीवन की भी आयु अत्यधिक होने के चलते इसका उपयोग पृथ्वी के आयु निर्धारण में किया जाता है, जिसके चलते इसकी काफी महत्ता है। क्योंकि यह एक महत्वपूर्ण रेडियोधर्मी पदार्थ है, इसी के चलते इसका प्रयोग वर्तमान में ऊर्जा के सृजन में किया जाता है और यूरेनियम के भंडारों के दृष्टिकोण से पूरी दुनिया में ऑस्ट्रेलिया, कजाकिस्तान और कनाडा का महत्वपूर्ण स्थान है। इसमें ऑस्ट्रेलिया के पास लगभग 28%, कजाकिस्तान के पास लगभग 15% और कनाडा में लगभग 9% यूरेनियम के भंडार पाए जाते हैं। आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में इससे संबंधित खबर आई है जिसमें महाराष्ट्र में 2 व्यक्तियों को 7 किलो यूरेनियम अवैध रूप से रखने के चलते गिरफ्तार किया गया है और इस बात की जांच की जा रही है कि उनके द्वारा इसे किस उद्देश्य के लिए रखा गया था। यदि हम भारत में यूरेनियम की बात करें तो मुख्य रूप से भारत में यूरेनियम धारवाड़ चट्टानों में पाया जाता है। इसके अलावा यह मुख्य रूप से कुछ अन्य राज्यों में भी पाया जाता है जिसमें झारखंड, राजस्थान, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश का कुल्लू जिला आदि महत्वपूर्ण है। इसके अलावा अभी हाल में ही आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के शेषाचलम और श्रीशैलम के बीच कुछ गुणवत्तापूर्ण भंडार खोजे गए हैं और इसी में अभी हाल में ही 2011 में भारत के परमाणु ऊर्जा आयोग के द्वारा आंध्र प्रदेश के कडप्पा जिले के तुमालापल्लई खदानों की भी खोज की गई है, जिसके बारे में यह माना जा रहा है कि यह खदान दुनिया में यूरेनियम का सबसे बड़ा भंडार हो सकता है। इसके अलावा झारखंड में जादूगोड़ा की खाने भी इसके संदर्भ में काफी महत्वपूर्ण है, जिसे आपको याद रखना चाहिए। भारत में यूरेनियम के भंडारों को आप इस मानचित्र से भी देख सकते हैं जिसमें मुख्य रूप से अरावली क्षेत्र में कुछ खदानों को दिखाया गया है। इसके अलावा आप इसमें आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में तुमालाई पल्लई खदान क्षेत्र को देख सकते हैं। आप कुडप्पा बेसिन में अवस्थित क्षेत्र को देख सकते हैं। इसके अलावा आप झारखंड क्षेत्र में सिंहभूम क्षेत्र और जादूगोड़ा की खदानों के विषय में भी देख सकते हैं। इसके अलावा कुछ मात्रा में भारत में यूरेनियम मेघालय राज्य में भी देखा गया है। अब अगला प्रश्न आपके समक्ष है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। बाघ अभयारण्य और राज्य, अन्नामलाई बाघ अभयारण्य तमिलनाडु, सतकोसिया बाघ अभयारण्य उड़ीसा,
पीलीभीत बाघ अभयारण्य पश्चिम बंगाल। आपको बताना है उपर्युक्त युग्मों में से कौन सा से सुमेलित हैं या हैं। केवल एक और दो, केवल दो और तीन, कि एक, दो और तीन। तो इसके संदर्भ में अन्नामलाई बाघ अभयारण्य तमिलनाडु में है, एकदम सही है। सतकोसिया बाघ अभयारण्य उड़ीसा में है, एकदम सही है। लेकिन पीलीभीत बाघ अभयारण्य उत्तर प्रदेश में अवस्थित है, पश्चिम बंगाल में नहीं। और इस रूप में अगर हम देखें तो हमारा उत्तर हो जाएगा बी, केवल एक और दो। आज के द हिंदू अखबार में इससे संबंधित खबर आई है, जिसके तहत अन्नामलाई टाइगर रिजर्व में निवासित जनजातियों जैसे कि पुलैयर जनजाति को अभी भी कोविड-19 की भयावहता का ज्ञान नहीं है और विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसे दूरस्थ क्षेत्रों में निवासित जनजातियों को इसके संदर्भ में जागरूक करने के लिए अभियान को चलाया जाना चाहिए। जब हम बात करते हैं अन्नामलाई टाइगर रिजर्व की, तो इसे अनामलाई टाइगर रिजर्व भी कहा जाता है, जिसे इससे पहले इंदिरा गांधी वन्यजीव अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान के रूप में जाना जाता था। यह मुख्य रूप से तमिलनाडु के कोयम्बटूर जिले में अवस्थित है और यह पूरा क्षेत्र अनेक जनजातियों का भी निवास स्थान है, जिसमें कादर, मालासर, मलय, मालसर, पुलैयर, मुदुवर और एरावल्लन जनजातियां महत्वपूर्ण हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। डार्विन बंदरगाह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है? यह ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पश्चिम तट पर स्थित एक बंदरगाह है। अमेरिका के स्वामित्व वाले लैंड ब्रिज समूह ने डार्विन बंदरगाह की लीज को हासिल कर लिया था और यह बंदरगाह संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के बीच वार्षिक नौसैन्य अभ्यास की मेजबानी करता है। विकल्प है केवल एक, केवल दो, दोनों, की कोई नहीं। तो डार्विन बंदरगाह के संदर्भ में दोनों ही कथन सही नहीं है और हमारा उत्तर हो जाएगा डी, उनमें से कोई नहीं। उल्लेखनीय है कि डार्विन बंदरगाह ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी तट पर अवस्थित एक बंदरगाह है और लैंड ब्रिज समूह जिसको डार्विन बंदरगाह को लीज पर दिया गया था, वह अमेरिका के स्वामित्व वाली कंपनी ना होकर चीन के स्वामित्व वाली एक कंपनी है। और जब 2015 में लैंड ब्रिज समूह द्वारा डार्विन बंदरगाह को लीज पर हासिल किया गया, उसके बाद से ही अनेक सुरक्षा विश्लेषकों द्वारा इसके संदर्भ में आशंकाएं जाहिर की गईं, क्योंकि इसी डार्विन बंदरगाह के कुछ ही दूरी पर संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के बीच वार्षिक नौसैन्य अभ्यास भी किया जाता है, जिसके चलते दोनों देशों में तनाव बढ़ सकता था। हाल के समय में बीजिंग ने ऑस्ट्रेलिया पर यह आरोप लगाया है कि वह किस प्रकार से शीत युद्ध की मानसिकता से कार्य कर रहा है और किस तरीके से वह विचारधारात्मक आधार पर चीन से भेदभाव कर रहा है। यही कारण है कि ऑस्ट्रेलिया से चीन ने अभी हाल में ही अपने कूटनीतिक और व्यापार वार्ताओं को भी स्थगित कर दिया है, जिसके चलते दोनों देशों के मध्य तनाव बढ़ गया है। आप डार्विन बंदरगाह की अवस्थिति को इस मानचित्र के माध्यम से भी देख सकते हैं, जो चीनी स्वामित्व वाले लैंड ब्रिज समूह द्वारा पोर्ट डार्विन के पट्टे पर लेने के बाद से ही चर्चा में रहा था और चीनी प्रभुत्व को कम करने के लिए जून 2019 में पोर्ट डार्विन के 40 किलोमीटर उत्तर में ग्लाइड पॉइंट पर एक बंदरगाह के विकास का प्रस्ताव रखा गया, ताकि चीन के प्रभुत्व को प्रतिसंतुलित किया जा सके। अब अगला प्रश्न आपके समक्ष है। हाल ही में चर्चा में रहा दहला बांध किस देश में स्थित है? ईरान, पाकिस्तान, तजाकिस्तान की अफगानिस्तान? तो इसका सही उत्तर है डी, अफगानिस्तान। यदि हम इसे मानचित्र में देखें तो यह कंधार के पास अवस्थित एक महत्वपूर्ण बांध है, जो अफगानिस्तान में नहर जल आपूर्ति और पेयजल आपूर्ति के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। अब हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। यह संघ लोक सेवा आयोग द्वारा 2013 में पूछा गया था। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, जिसे अंग्रेजी में नालसा के रूप में जाना जाता है, इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसका उद्देश्य समान अवसर के आधार पर समाज के कमजोर वर्गों को मुफ्त और सक्षम कानूनी सेवाएं प्रदान करना है। यह पूरे देश में कानूनी कार्यक्रमों और योजनाओं को लागू करने के लिए राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरणों के लिए दिशा निर्देश जारी करता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से सही है? केवल एक, केवल दो,
एक और दो दोनों कि ना तो एक ना ही दो। तो इसके संदर्भ में पहला और दूसरा दोनों कथन सही हैं और हमारा उत्तर हो जाएगा सी, एक और दो दोनों। अब हम बात कर लेते हैं फैक्ट ऑफ द डे यानी आज के तथ्य की, जिसमें हम बात करने जा रहे हैं डाउन सिंड्रोम के बारे में। आज के द हिंदू अखबार में इससे संबंधित खबर आई है, जिसमें डाउन सिंड्रोम से ग्रसित एक व्यक्ति की मृत्यु देखी गई अस्पताल में ऑक्सीजन की अनुपलब्धता के चलते, और इसके संदर्भ में परिवार वालों ने अस्पताल पर ध्यान न देने का आरोप लगाया है। उल्लेखनीय है कि डाउन सिंड्रोम एक ऐसी स्थिति है जिसमें एक बच्चा अपने 21वें गुणसूत्र की एक अतिरिक्त प्रति के साथ पैदा होता है और इसके चलते शारीरिक और मानसिक विकास में देरी के साथ ही विकलांगता भी देखी जाती है। इसके चलते अनेक आजीवन विकलांगताएं देखी जाती हैं और अनेक व्यक्तियों में जीवन प्रत्याशा भी कम हो जाती है। हालांकि आधुनिक मेडिकल विज्ञान के विकास के चलते डाउन सिंड्रोम वाले अनेक व्यक्ति आज स्वस्थ और पूर्ण जीवन भी जी रहे हैं। डाउन सिंड्रोम के संदर्भ में आपको कुछ जीव विज्ञान का ज्ञान भी होना चाहिए। जब मानव में प्रजनन देखा जाता है तो प्रजनन के सभी मामलों में दोनों माता पिता अपने बच्चे को जीन देते हैं। यह जीन आनुवांशिक गुणों को रखते हैं जिनमें गुणसूत्र महत्वपूर्ण है। जब बच्चे की कोशिकाएं विकसित होती हैं तो प्रत्येक कोशिका को गुणसूत्रों के 23 जोड़े प्राप्त होने चाहिए, यानी कुल 46 गुणसूत्र, जिसमें आधे यानी 23 माता से प्राप्त होते हैं और आधे यानी 23 पिता से प्राप्त होते हैं। लेकिन डाउन सिंड्रोम वाले बच्चों में यह देखा जाता है कि विशेष रूप से गुणसूत्र 21 ठीक ढंग से विकसित नहीं हो पाता है, जिसमें गुणसूत्र 21 की 2 के बजाय 3 प्रतियां विकसित हो जाती हैं या फिर एक अतिरिक्त आंशिक प्रतिलिपि विकसित हो जाती है। और यह गुणसूत्र 21 की जो अतिरिक्त प्रति विकसित होती है उसके चलते अनेक गुणसूत्र संबंधी समस्याएं देखने को मिलती हैं, जिसका नकारात्मक प्रभाव बच्चे के मस्तिष्क और शारीरिक विशेषताओं पर पड़ता है। इसके चलते जन्म के समय डाउन सिंड्रोम वाले बच्चों में कुछ विशिष्ट लक्षण दिखाई देते हैं, जिसमें उनमें फ्लैट या समतल चेहरा, छोटे सिर और कान, छोटी गर्दन होने की पैदाइशी बीमारी, उभरी हुई जीभ, आंखें जो ऊपर की ओर तिरछी होती हैं अथवा कान का विशिष्ट आकार दिखाई देता है। इसे आप इस चित्र के माध्यम से भी देख सकते हैं, जिसमें डाउन सिंड्रोम वाले बच्चों में कुछ विशिष्ट शारीरिक विशेषताएं देखी जाती हैं। डाउन सिंड्रोम के चलते डाउन सिंड्रोम वाले लोगों में कुछ हद तक विकास संबंधी विकलांगता भी देखी जाती है, जिसमें उनमें आवेगी व्यवहार, खराब निर्णय क्षमता, ज्यादा समय ध्यान ना दे पाने की क्षमता और धीमी सीखने की क्षमता देखी जाती है। हालांकि हाल के समय में जिस प्रकार का मेडिकल विकास हुआ है, डाउन सिंड्रोम को लेकर जागरूकता बढ़ी है। इसके चलते कई माता पिता द्वारा डाउन सिंड्रोम से ग्रसित बच्चों की काफी बेहतर तरह से देखभाल की जाती है, जिससे वह अपना जीवन बेहतर ढंग से जी पाने में सक्षम हो सके हैं। सरकारों द्वारा भी इसको लेकर जागरूकता का विकास किया गया है, जिसके चलते डाउन सिंड्रोम से ग्रसित व्यक्ति अपना जीवन बेहतर ढंग से जी पाने में सक्षम हैं। इस प्रकार से आज के इस अंक में हमने अधिक से अधिक तथ्यों और संकल्पनाओं की आपके साथ चर्चा की। यदि आपको हमारे द्वारा प्रारंभ की गई पहले पसंद आ रही हैं तो अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आज के अंक में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।